आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मैनिफेस्टो के बारे में कि मैनिफेस्टो क्या होता है। चुनावी घोषणा पत्र, जो कि आज चुनाव का माहौल चल रहा है, हर एक पार्टी चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो अपना अनाउंस करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी देखें रिसेंटली एक सप्ताह के कुछ दिन पहले अभी कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी का अभी तो आया नहीं है, बीजेपी का आने वाला। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी लोग भी अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र होता क्या है? चुनावी घोषणा पत्र यह है कि चुनाव में एक वादा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एक वादा करते हैं। वादा क्या है कि जनता का जो डिमांड है, जनता क्या सोचते हैं, जनता का क्या सोच है, उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग अपना एक चुनावी घोषणा पत्र बनाते हैं और कोशिश करते हैं कमिटमेंट कि भाई इसको पूरा किया जाए। बहुत लोग नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टी जो लोग करता है, बहुत लोग नहीं करता है। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जेबी केसेस एक नया पार्टी है जो कि जिसका नाम अब JLKM हो गया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो ये अभी अगर आज के डेट में हम झारखंड के प्रदेश में बात करते हैं तो देखेंगे कि हम लोग के दो पार्टी है जिसमें कि लोग या तो एनडीए में है और नहीं तो इंडिया में है, जो कि पहले यूपीए था। अब क्या है कि एक तीसरा मोर्चा जो कि जेबी केसेस है, तीसरा मोर्चा, जिसमें कि लोगों को ऑप्शन मिला है कि आप लोग बीजेपी को भी देख लिए लगभग 10 साल से, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी पे कई समय में 5 साल था, यूपीए का भी कम से कम 40-50 साल का राजनीति आप लोग देख लिए, कांग्रेस के नेतृत्व में, तो सबको देख लिए हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे, जमीन लेवल पे, जो कि झारखंड का, जब हम बात करेंगे, हम झारखंड के सिनारियो को बात कर रहे हैं, झारखंड के सिनारियो में जमीन लेवल पे कोई विकास नहीं दिखाई देता है। जमीन लेवल पे क्या होता है कि लोग लंबा लंबा सपना दिखाते हैं, लेकिन जमीन में पिछला एक वीडियो हम डाले थे जिसमें पलायन के बारे में बताए थे। उस पलायन का वीडियो में आप देखेंगे कि क्या हुआ कि लोग को यहाँ से 80 लाख लोग, मतलब करीब 20% लोग पलायन करते हैं। उसका पूरा डेटा आंकड़ा दिया गया है, हम दिए हैं उसमें। अब उस वीडियो को देखिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, तो अब उसमें देखिएगा कि क्या कैसे यहाँ के तो। लेकिन तो हमारा कहना यह है कि विकास के नाम पे वोट लिया जाता है, लेकिन जमीन लेवल पे जो गाँव के आदमी का हालत 20 साल पहले था, आज भी उसका हालत वही है। तो उसके यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो हम ऐसे तो मेरा नाम देवेंद्र महतो है। मैंने मास्टर्स डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है। इसके अलावा PhD भी किया हूँ और पार्टी में फ़िलहाल केंद्रीय संगठन महासचिव के रूप में काम कर योगदान दे रहा हूँ। और मैंने तो देश विदेश में बहुत सारे कंपनी में काम भी किया। तो ये बेसिकली क्या है कि मेरा एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि कैसे घोषणा पत्र जेबी केसेस का होना चाहिए। अब बाकी इसमें क्या है कि आप लोगों की राय है। आप क्या है कि जेबी केसेस के लिए आज देखा जाए, जरा हम हमेशा बात करते हैं और बहुत सारे देवेंद्र महतो हैं, उन लोग क्या है कि बात करते हैं स्टूडेंट्स का पेपर लीक का मामला है, चाहे नौकरी बेरोजगारी का मामला है। बैठा हूँ इसी कमरे में लगभग ठीक पीछे, चूंकि कैमरा में अभी पॉसिबल नहीं, हम लोग कैमरा को पीछे करेंगे। वहां नहीं करने से भी 700-800 लोगों की समस्याओं का एक बक्सा तैयार हो चुका है। वो समस्याएं हैं जमीन की, वो समस्याएं हैं कल कारखानों में कंपनियों के द्वारा जमीन लिए जाने की, वो समस्याएं हैं BCCL CCL के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की। तो उन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं दिल्ली में है, उन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश की राजधानी में है। इसलिए लोकसभा का चुनाव भी अत्यंत आवश्यक है कि नए युवा पीढ़ी दिल्ली में जाएं, अपनी दस्तक दें और अपने विचारों को वहां रखें, डंके की चोट पर रखें। दोनों प्रत्याशी आ चुके हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, इनका राजनीतिक जीवन किसी का 15 वर्षों का है, किसी का 20 वर्षों का है। इन्होंने कितना सदन में जनता के मुद्दों को रखा, उठाने का कार्य किया, पेपर लीक पर इन्होंने कितना बात किया, किसान मजदूरों के हालात पर कितना बात किया, ये आपसे छुपा नहीं है। वो पिछला 5 साल से कभी JPSC कभी JSSC ये सब का एग्जाम दे रहा है। उसके अलावा बहुत सारा अलग एग्जाम होता है, लेकिन हमेशा पेपर लीक हो जाता है, चाहे एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो ये बेसिकली छात्रों के भविष्य जिसका 5 साल 8 साल 30 साल हो गया है, अब उसको कुछ दिन के बाद तो नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो एज पार होता जा रहा है। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल्स में कुछ आंकड़ा के साथ में बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में।
तो तो ये जो पेपर लीक का समस्या है, इसको क्या है कि बहुत सारा, तो इसमें इसके चलते क्या हो रहा है कि पेपर लीक होता क्यों है? पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो एजेंट हैं, चाहे वो विभाग से हो, चाहे मान लीजिए बाहर के लोग हो, सब मिलजुल करके कुछ भ्रष्टाचार करके कुछ पैसा जमा इसमें कमाई होता है कि पेपर निकाल के दो और कुछ पैसा इनकम करें। तो ये बेसिकली भ्रष्टाचार है, पेपर लीक। अब जिसके चलते क्या है कि यहाँ के छात्रों के साथ में, जीवन के साथ में लोगों का खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि जेबी केसेस में कम से कम ये प्रपोज कर सकता है कि जब कल के डेट में हमारी सरकार आएगी तो एक कड़ा कानून बनेगा जिसमें कि बहुत एक्शन होगा, जेल जाना पड़ेगा अगर आप चोरी करते हैं, और अगर टाइम पे एग्जाम नहीं होता है तो उसमें एक्शन होना चाहिए। तो ये एक प्रस्ताव है, उसमें आप लोगों का क्या राय विचार है आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में कुछ डिटेल में हम समझाना चाहते हैं कि बेरोजगारी होता क्या है। बेरोजगारी सबको पता है कि बेरोजगारी का मतलब होता है काम नहीं है तो बेरोजगार है, लेकिन उसके बारे में समझना पड़ेगा कि सरकार का एक आंकड़ा आता है। जैसे सरकार बोलता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर 7.8 है, झारखंड में बोलेगा कि 14-15% बेरोजगारी दर है, कहीं 3.8 है। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है? बेरोजगार किसको मानते हैं, सरकार किसको बेरोजगार मानता है? उसके बारे में एक डिटेल में बात है। बेरोजगार बेसिकली मतलब सबसे पहले बेरोजगार से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वर्किंग एज ग्रुप क्या है, मतलब कौन लोग काम कर सकता है। तो काम करने वाला जो लोग है, जिसका भी उम्र 15 साल से एबव हो गया है, वो काम कर सकता है। वो कहीं भी पूरा इंडिया में कहीं भी वो काम कर सकता है। वर्किंग एज ग्रुप क्या है? ग्रेटर देन 15 ईयर्स। तो हम देखेंगे कि हम लोग का जनसंख्या कितना है, 180 करीब 180 करोड़ है, सॉरी 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ में आज के डेट में वर्किंग एज ग्रुप क्या है, कितना लोग है? 111 करोड़ लोग हैं, जो कि लगभग करीब 80% हमारा वर्किंग एज ग्रुप है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि CMI का रिपोर्ट है, जिसमें कि जो 2023 का रिपोर्ट है, जिसमें क्या है कि 111 करोड़ की वर्किंग एज ग्रुप है। वर्किंग एज ग्रुप तो आप समझ गए कि जो लोग आज के 15 साल एंड अबव है, जो एलिजिबल है काम करने के लिए। ऐसे तो देखा जाए कि 15 साल से नीचे वाला लोग भी काम करता है। कैसे? अगर मान लीजिए मेरा खुद का अपना एक बिजनेस है, जो कि सिंपल सा, अगर मान लीजिए कि हम एक ठेला चला रहे हैं, चाहे पान दुकान खोले हैं, चाहे एक सब्जी का दुकान, किराना दुकान खोले, तो हम अपना बच्चा को भी वहां पर बैठा देते हैं, जो कि किसका 10 साल उम्र है, किसी का 12 साल उम्र है, तो वो लोग भी काम कर रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़ा में 15 साल एंड अबव को मानता है। तो अब क्या है कि उसमें भी एक वो है कि इतना 92.2% महिलाएं और 33.6 पुरुष, इन लोग सरकार बोलता है कि ये इतना परसेंटेज लोग कोई नौकरी नहीं खोज रहा है। तो अगर कोई नौकरी नहीं खोज रहा है और वो लोग रोजगार कर नहीं रहा है, तो सरकार उसको मानता है कि नहीं, ये लोग जो है कि हमारे गिनती में नहीं है, लेबर फोर्स से गिनती में नहीं है। तो लेबर फोर्स समझना पड़ेगा कि लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स एक वो ग्रुप है जो लोग सरकार जिसको मान्यता देता है कि ये लोग लेबर है, जो लोग काम खोज रहा है चाहे काम कर रहा है। तो जो लोग नहीं कर रहा है वो लोग का डेटा निकालते हैं, तो करीब 52, मतलब वीमेन और मेन में मोटा मोटी 52 आउट ऑफ 111 करोड़ में 52 करोड़ लेडीज महिला है, जो 50% से थोड़ा कम होती है महिला, और 59 करोड़ करीब जेंट्स है, मेल है। तो इसमें क्या होगा, मेन और फीमेल का 92% लेडीज काम ही नहीं करती है। कारण बहुत सारा कारण है, क्योंकि लेडीज लोग ज़्यादातर गांव में या कहीं भी देखा जाए तो होम मेकर होती हैं, और बहुत कम लोग आजकल ऐसे आजकल तो सिस्टम आजकल तो हो गया है कि शहर में लोग निकलते हैं, लेकिन गांव में अभी भी वैसे खराब स्थिति है कि लेडीज लोग काम करने बाहर नहीं आती है। शहर में तो थोड़ा हो गया, इसीलिए परसेंटेज 92% दिख रहा है। तो 92% लेडीज काम नहीं करती है, तो करीब कितना होता है, 48 करोड़। और जेंट्स में देखा जाए तो 59 तो करीब 20 करोड़ आदमी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे खोज नहीं रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 68 करोड़ लोग पूरे देश में जो कि काम नहीं खोज रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये सरकार बोल रहा है, जो कि CMI का रिपोर्ट है। CMI का रिपोर्ट के हिसाब से इतना लोग काम खोज नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कितने लोग काम खोज रहे हैं? तो 111 करोड़ में 68 लोग काम नहीं खोज रहे हैं, तो कितना हुआ, 43 करोड़ लोग जो है काम खोज रहे हैं या काम। तो कैलकुलेशन जब भी होगा कि बेरोजगारी दर कितना है, तो 43 करोड़ से काउंट होगा, ना कि हमारा 111 करोड़ से। तो 43 करोड़ में जितना लोग को रोजगार नहीं मिला है, उसका हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही है।
तो 2022-23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट कितना था? 40%। 40% किसमें हुआ? 111 करोड़ में। मतलब 111 करोड़ में 40% लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में हैं। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेंट मतलब वो लोग लेबर काम खोज रहे हैं 40%, मतलब बाकी 60% काम नहीं खोज रहे हैं। तो झारखंड में लगभग अगर कैलकुलेशन उसी हिसाब से करें तो झारखंड में 1,30,00,000 लेबर फोर्स है और लगभग 1,90,00,000 लोग गिनती में ही नहीं आते हैं। मतलब वो लोग काम खोज ही नहीं रहा है। जैसे गांव में बैठा हुआ है, अपना गाय चरा रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, कोई खेती कर रहा है, बस ये। लेकिन ये लेबर फोर्स में नहीं है, ये गाँव में बैठा हुआ है, ये लोग काम नहीं खोज रहा है, इसीलिए ऐसा काउंट नहीं होता है। तो अब हम लोग को समझना है कि सरकार नापती मतलब मेजरमेंट कैसे करती है कि भाई 6.8% जो है, चाहे 8% है, चाहे 12%, कैसे मेजरमेंट करती है? तो सरकार का एक एजेंसी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये सर्वे करता है। एक सर्वे करके क्या करता है, मतलब उसका 2 क्राइटेरिया सर्वे करने का, जिसमें कि क्या है कि यूजुअल, इसको बोलते हैं यूपीएसएस, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल में 30 दिन भी काम किया है तो उसको बोलेंगे कि वो बेरोजगार नहीं है, उसको रोजगार है, मतलब उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अगर 1 साल में 30 दिन भी अगर वो कहीं काम कर लिया है, कोई फैक्ट्री में, कोई किसी में ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो उसको बोलेंगे कि वो बेरोजगार नहीं है, वो काम के लिए। उसी तरीका से CWS में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 1 हफ्ते में 1 घंटा भी काम करता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाता है। तो ये वाला एक क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ऐसा लोग है जो कहीं काम करता है, 6 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, 1 महीना काम किया, तो सरकार के हिसाब से वो बेरोजगार नहीं है। तो ये मेजरमेंट क्राइटेरिया है सैंपल सर्वे NSSO का, इसी हिसाब से मेजरमेंट होता है। तो अब देखेंगे कि क्या स्टेटस आज के डेट में। तो 2018 बिजनेस स्टैंडर्ड एक रिपोर्ट निकाला था अप्रैल 8 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 7.8%, जो कि मैक्सिमम था। तो 7.8% जो हम लोग यहाँ आंकड़ा देखते हैं, ये आंकड़ा का तो डिटेल हम समझा दिए कैसे आता है कि पूरा काउंट ही नहीं होता है। पूरा काउंट मतलब उसमें 111 करोड़ में 7.8 नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं उसके बाद जो लोग बचते हैं 40%, उस 40% में 7.8% है इंडिया का। और अगर स्टेट वाइज जाएंगे, वो सारा स्टेट का तो निकाले नहीं है, लेकिन इसमें देखा जाए तो हरियाणा टॉप में है, 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। राजस्थान सेकंड है, बिहार थर्ड, झारखंड फोर्थ है। मतलब पूरा इंडिया में झारखंड फोर्थ है, करीब 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है झारखंड में। तो ये हम लोग CMI का डेटा है। अगर सराउंडिंग स्टेट जो झारखंड के अगल बगल के स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ ही बना था, जिसका क्या है 3.4 है, मतलब उससे बेटर है, मतलब झारखंड से बहुत बढ़िया है छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा में देखिए 0.1% भी नहीं है। मतलब उड़ीसा का लोग कहीं बाहर जाके काम नहीं करता है, क्योंकि उसके अपने ही इतना एम्प्लॉयमेंट, बाहर जाके क्यों काम करेगा। उसी छत्तीसगढ़ का लोग भी बाहर नहीं जाता है, गुजरात का लोग भी देखिए बाहर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसके अपने इतना काम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ही नहीं वहाँ तो काम ही। तो यही है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोयला में तो एक मुद्दा ये भी है जो कि जयराम जी हमेशा अपने भाषण में बोलते हैं कि जब हमारे झारखंड में कोयला अगर 27% है तो, और उससे नीचे नेक्स्ट है कौन? उड़ीसा है, 26% के आसपास है उड़ीसा में। तो जब हमारे झारखंड में 27% कोयला रिसोर्सेस है, तो इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में क्यों है? वो झारखंड में क्यों नहीं आता है? ये इनका मतलब कि ये चुनावी मुद्दा हम लोग बनाना चाहते हैं। अब इसकी आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि हाँ भाई इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? अगर यहाँ नहीं है तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोल प्रोड्यूसर जो स्टेट्स है, सबसे ज़्यादा कहाँ है कि 26.4% कहाँ है, लगभग 27% झारखंड में। उड़ीसा में कितना है? 25% के आसपास है। तो देखा जाए तो डिफरेंस कितना बिलियन, करीब 83 बिलियन टन है और यहाँ 79 है। मतलब लगभग 4 बिलियन टन जो कोयला है वो कम है उड़ीसा में, बाकी सब काफ़ी नीचे है। तो ठीक है, कोयला सबसे ज़्यादा है, उसके चलते आना चाहिए, यही एक रीज़न नहीं है कि खाली कोयला ज़्यादा है बोल करके हमारे यहाँ। उसके अलावा क्या रीज़न है कि ये जो अवैध कारोबार होता है, क्योंकि बहुत सारा तो जितना भी अगर धनबाद में, गिरिडीह में, चाहे रामगढ़ में, चंदपुरा एरिया जो है, तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कोयला है। अब इसमें कोयला में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अवैध कारोबार होता है।
जिसके चलते क्या होता है, बहुत सारे लोग बाहर से आ करके धनबाद इस सब में बस गया है, और जिसका काम ही है कोई बहुत जबरदस्ती करके रंगदारी गुंडा, सिंह मेंशन का नाम सुने होंगे, सिंह खानदान, जो कि पूरा कोयला का कारोबार में रह गया। उसका चलते एक सिनेमा भी बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। बहुत लोग सिनेमा देखा होगा, कुछ लोग नहीं देख सकते, तो वर्जन 2 आ गया, पुराना वर्जन जो है सब पुराना देखा होगा। वो खाली कोयला का जो ये है कारोबार है, इसके रिलेटेड बनाया था कि कैसे लोग आकर के गुंडागर्दी, रंगदारी। हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे लोग तो इसमें नहीं है। कोई किसी को कभी सुने कोई मुंडा को चाहे कोई माझी को, चाहे कोई महतो को, चाहे किसी को कि जाके कोयला का कारोबार में बड़ा बिजनेसमैन बन गया? नहीं कर पाया है। तो ये सब बाहर के लोग आ करके कोयला का कारोबार में इसमें घुस गए हैं। तो जैसे कि एक तो नवभारत टाइम्स में 27 जुलाई 2022 को एक रिपोर्ट निकाला था कि 30 करोड़ के जहाज से अवैध खनन का कारोबार पानी के रास्ते से ले जाते हैं काला सोना। एक रिपोर्ट आया जिसमें क्या है कि सोचिए 30 करोड़ का जहाज से अवैध खनन, मतलब अवैध खनन करके कोयला को बाहर बेच रहा है। एक रिपोर्ट है हिंदुस्तान का देखिए निकाला है, जमीन मुआवजा पर सरकार और सीसीएल को निर्णय करने। तो खाली एक मुद्दा नहीं जिसके चलते आना चाहिए, क्योंकि ये जो अवैध कारोबार हो रहा है ये उड़ीसा में नहीं होता है या दूसरे स्टेट्स में, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में कभी सुने हैं कि वहाँ गोली चल जा रहा है, ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सिस्टम व्यवस्था बढ़िया है। तो हमारे यहाँ खाली कोयला ज़्यादा इसके लिए नहीं, ये सब जो इश्यूज है, इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी आपको ऑफिस को यहाँ लाना पड़ेगा। जमीन का प्रॉब्लम है, जैसे झरिया में बहुत साल से, 100 साल से बहुत सारा जगह में नीचे से कोयला आग जल रहा है, कितना लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, लोग को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये सब इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफिस लाना पड़ेगा। नौकरी के बाद हजार, मतलब कुछ कोल इंडिया का एक जॉब स्कीम आया था जो 16 सितंबर 2020 में जागरण निकाला था कि जमीन के बदले नौकरी, हजारों लोग को रही तो फायदा होगा। तो हजारों रैयत को आइडेंटिफाई करना, रैयत को जमीन नौकरी दिलाना, ये सब जब तक ऑफिस यहाँ नहीं आएगा तो लोग कहाँ जाकर, थोड़ी कलकत्ता जाकर के रैयत अपना कागज पत्र लेके जाएगा। तो इसके लिए कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का गवर्नमेंट लूजेस 1800 करोड़ रुपये एनुअली टू कोल माफिया। 11 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टैंडर्ड निकाला कि मतलब हर एक साल 1800 करोड़ रुपया, 1800 करोड़ रुपया लॉस होता है। किसके चलते? बिजनेस माफिया लोग के चलते। जितना माफिया लोग यहाँ पर भरा हुआ है, तो ये जो लॉस है इसका रिकवरी कैसे होगा? जब तक सरकार का कोल इंडिया का जो ऑफिस है जब तक यहाँ नहीं आएगा, ये कैसे होगा? खाली कोल यहाँ रहने से नहीं, मतलब डिमांड के लिए तो हमारे जो सांसद बन के जाएंगे उन लोग इस चीज़ को वहाँ संसद में रखेंगे कि भाई देखिए इतना सारा इशूज़ है, इस इशूज़ को हैंडल करने के लिए आपको कोल इंडिया के ऑफिस को लाना पड़ेगा। अब आपके राय क्या है इस बारे में? आप अपना राय को इसमें बताइएगा कि ये वाला इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चुनावी मुद्दा में आना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये मुद्दा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कांग्रेस को, बीजेपी को, जेएमएम को, चाहे आसू, ये सब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मुद्दा में इसको नहीं डाला है। क्योंकि ये जो है ये कोई आज का नहीं है, ये पिछले अगर देखा जाए तो 50 साल 100 साल से चल रहा है। कोयला तो आज नहीं आया है अचानक, कोयला बहुत पुराना है, लेकिन इसके बारे में कोई वो नहीं है। अब हम लोग का एक मुद्दा और ये भी होना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में स्थानीय को नौकरी में आरक्षण। ठीक है, ये स्थानीय वाला मुद्दा अभी है कि स्थानीय नीति डिफाइन होना चाहिए। फिर निजी क्षेत्र के जो कंपनी है, 75% का जेएमएम बोला कि भाई करना चाहिए। उसके लिए ये लोग कुछ कानून भी पास, मतलब लोग विधानसभा से तो शायद नहीं किया था, कुछ कैबिनेट मीटिंग करके किया था, लेकिन जो भी है, लेकिन इसको जमीन में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका बहुत सारा कारण है जो कि सरकार को इसमें तो ये भी एक मुद्दा है जो कि चुनावी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा किसका है कि अब हम लोग को रखना चाहिए। तो इसका आपके बारे में क्या विचार है? नौकरी का देखिए, नौकरी का अवसर अगर देखा जाए तो आज के डेट में सरकारी में नहीं के बराबर है, तो जो अवसर है प्राइवेट में है। अब प्राइवेट में चूंकि हमारे लोग, गांव के लोग एकदम नीचे उठ करके सरकारी नौकरी प्राइवेट में आ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट में क्या है, कल्चर है कि भाई आपको उतना मेरिट होना चाहिए। अब उस मेरिट में अगर कंपटीशन में जाएंगे तो भाई हमारा एक गांव का आदमी और एक रांची शहर का जो डीएवी और डीपीएस और बड़ा बड़ा स्कूल से पढ़ाई करके और कॉलेज से पढ़ाई करके वो इसको कंपटीशन में फेस नहीं कर पाता है, जिसका चलते प्राइवेट में नौकरी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए अगर रिजर्वेशन रहेगा तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। 50-75% अगर करेंगे तो कौशल विकास में, मतलब कि जो जैसे कुछ लोग जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि आईटीआई करके ट्रेड अप्रेंटिसशिप का कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग के नाम पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो लोग का विकास हो सके।
टोटल तो स्थानीय समुदाय को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम लोग इस सबको इस पे काम करेंगे, नहीं तो स्थानीय लोगों को इसमें वो नहीं मिलेगा। ये भी मुद्दा होना चाहिए जो कि कांग्रेस बीजेपी अपना इस मुद्दा में नहीं रख रहा है, तो इसको भी एक मुद्दा होना चाहिए। हम अगला क्या है, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी बोलता है कृषि में होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, लेकिन जमीन में क्या है? जमीन का हकीकत वही है कि पिछले 50 साल से अगर देखा जाए तो जो खेती का सिस्टम चल रहा है कि भाई बरसात आएगा तो खेती होगा, बरसात नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगा, कोई नहर का सिस्टम नहीं है, कोई सरकार को इसमें कोई सोच नहीं है, तो कैसे कृषि का विकास होगा? शिक्षा के बारे में देखा जाए तो 50 साल से अगर पुराना देखा जाए तो वही से ही सरकारी स्कूल चल रहा है, खाली बिल्डिंग बन जा रहा है, चाहे मान लीजिए टीचर आ जा रहे हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जो गांव लेवल पे मिल करके बच्चा कहीं आगे बढ़ करके कुछ शहर के लोगों के साथ में कंपटीशन कर सके, वो कोई माहौल नहीं है। खाली बस डिग्री ले रहा है, इंटर, मैट्रिक, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पीजी सब कर ले रहा है, लेकिन उस बच्चे को आपको कंपटीशन में खड़ा कर दीजिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। कारण क्या है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है, शिक्षा का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में तकनीक चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, तो सरकारी स्कीम आता है लेकिन उतना लेवल पे और जमीन लेवल पे धरातल पे नहीं पहुंचता है, जिसके चलते कृषि क्षेत्र में नहीं कुछ हो पा रहा है। शिक्षा में वही सेम है, ट्रेन टीचर नहीं है, जो हमारे पास टीचर है वो एक्सपर्ट नहीं है, वो टीचर डिग्री बीएड वीएड जरूर है, लेकिन वो अपने उनका अगर देखा जाए ना बढ़िया से प्रेजेंटेशन स्किल है, ना कम्युनिकेशन स्किल है। तो जब बढ़िया से प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और एक्सप्लेनेशन स्किल नहीं रहेगा, कैसे बच्चे को समझा पाएंगे एक्सप्लेन करके? वो शहर का प्राइवेट स्कूल को देखिए, उसके सामने में सरकारी स्कूल का टीचर कहीं कंपटीशन में नहीं है। और संतुलित विकास, अगर सबको ये दोनों को अगर बढ़िया से हम अगर डेवलप करेंगे तब जाके गांव का विकास दिखाई देगा। तो ये वाला जो सोच है ना, ये सोच बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी अपना डाला है पर उसमें, लेकिन जमीन पे कैसे आएगा उस पर कोई काम नहीं होता है। कितना साल हो गया कोई जमीन पे काम दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग थोड़ा ये जो जमीन, सबसे बड़ा दिक्कत हमारे झारखंड में है जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण। आप जयराम का बहुत सारा भाषण में आप सुने होंगे कि जयराम जी बोलते हैं कि भाई जमीन, अपना किडनी बेच दो लेकिन जमीन मत बेचो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यही एक है जो कि आपको बचा के रखेगा। अगर आज रांची का स्थिति क्या है, रांची पूरा शहर आप चले जाइए जिसमें कि आदिवासी लोग का था, स्थानीय लोगों का था, मूलवासी लोगों का था, लेकिन वो लोग गायब हो गए, आज कहीं नहीं है। वो लोग का घर कहीं एक थोड़ा मोटा छोटा मोटा घर कोई जगह में बचा के रखा है, बाकी पूरा जमीन सब छिना गया। तो इसलिए कहा जाता है तो लेकिन क्या है कि ऑलरेडी हमारा 50 साल से 100 साल से, जैसे 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील आया, उसी तरीका से कोल इंडिया, तो सबका अगर देखा जाए तो CCL, BCCL, ECIL, HEC, NTPC, अडानी, टाटा, ये लोग बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो लोग की बहुत सारा जमीन ले लेकर के बैठा हुआ है। अब उसके अलावा आज के डेट में भूमाफिया है जो कि जमीन को कब्जा कर ले रहा है, कब्जा करके बेच दे रहा है, और जो बचा खुचा जमीन है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। तो जो भी केसेस इसको मुद्दा बनाना चाहता है, आपका राय विचार क्या है इसके बारे में? आप भी मतलब जो भी मुद्दा उसमें अपना कमेंट राय विचार रखिए कि क्या इससे और मतलब जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उससे बेटर और क्या हो सकता है। ये देखिए अभी हाल का बात है, अभी हाल में देखा एक तो कुकर एक जगह था जहां पर कि बाउंड्री कर दिया भूमा में क्या लोग, अब देखिए गांव के आदमी लोग मतलब जो भी अगल बगल के लोग आकर के इसको ये कर रहे हैं। तो अभी भूमि अधिग्रहण में देखिए क्या हुआ है कि कोयला, लोहा, बॉक्साइट सारा माइंस है, सारा माइंस के नाम से जमीन कब्जा हो गया है। और उसमें अगर जब रोजगार के लिए जाएंगे, नौकरी का बात करेंगे तो वहां कोई सुनवाई नहीं है और सारा जमीन कब्जा कर लिया गया है। विस्थापन, नियोजन, पुनर्वास का कोई उपाय नहीं है। विस्थापन हो गया, कोई इसका नियम नहीं है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, मैक्सिमम को नहीं मिलता है, नियोजन होता नहीं है और इसमें सुधार की मांग है। तो सुधार करने के लिए अब चूंकि ये लड़ाई आदिवासी मूलवासियों का है तो उसी को लड़ना है। इसके लिए सुधार के लिए अब कुछ उपाय करना होगा। इसके लिए कैसे नीति बनेगा, कैसे, जो कि हमारे सांसद जा करके वहाँ बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ इश्यू को लेके जाएंगे, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। देखिए क्या है कि जागरण में 17 अप्रैल को निकला था, धनबाद में आदिवासियों का 500 एकड़ जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, अंचल अधिकारी। अब मान लीजिए कि जो कब्जा करता है अंचल अधिकारी हो, चाहे उसके ऊपर हो LRDC हो, DC हो, कहीं कोई कंप्लेन में सुनवाई नहीं होता है। आज का सरकार के में तो और बुरा हालत है कि आप सारा काम पैसा से कारोबार है। तो देखिए यहाँ देखिए बंधु तिर्की का है
कि आदिवासी जमीन की लूट बंद करे, नहीं तो आंदोलन तो बहुत हो रहा है, लेकिन लूट चल रहा है, कोई आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए, जन अधिवेशन, जंगल जमीन लूट और आदिवासी हिंदूकरण की कोशिशों पर जनवादी संगठन नाराज। एक रांची में आदिवासी संगठन खतिया ने जमीन पर निर्मित बाउंड्री को तोड़ा, जो फोटो में दिखाए थे। दैनिक भास्कर निकाला है कि नाम बदल आदिवासी जमीन लूट, जांच से बचने हेमंत सोरेन से पूरे नाम बदल करके जमीन ले लिए। हेमंत सोरेन खुद ही मुख्यमंत्री होकर सब काम कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करेगा कि बाकी लोग को क्या न्याय मिलेगा। कांटा टोली के पास 1000 करोड़ की आदिवासी जमीन में लूट हो गया। कब कौन निकला है, पेपर में सारा इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। जमीन लूट फर्जी मुकदमा, स्थानीय नीति को लेकर आदिवासी सेना ने किया प्रदर्शन। अब देखिए, एक बड़ा न्यूज आया है, इकोनॉमिक टाइम्स दिया है 19 अप्रैल 2015 को, कि आज रांची में सबसे बड़ा जो लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हैं, तो लैंडलॉर्ड कौन बैठा हुआ है, एचईसी बैठा हुआ है। 5000 एकड़ जमीन जो है वो लेके बैठा हुआ है, जो कि जबकि एचईसी कंपनी आज के डेट में सिक यूनिट है, मतलब कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। सरकार जमीन लेके बैठा हुआ है, सरकार उसको रिवाइवल भी नहीं कर रहा है, वैसे का वैसे चल रहा है। यही मोदी सरकार पूरा गुजरात में और पूरा इंडिया में बोलता है कि हम इतना विकास कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं। यहाँ पर एचईसी को देखिए, कुछ भी विकास के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इसको रिवाइवल का प्लान ही नहीं है सरकार के पास में। तो ये है जमीन का इशू, जिसमें काम होना चाहिए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, और लोग ये सब नहीं देखते हैं। लोग खाली वोट अगर बीजेपी को दे रहे हैं तो किस लिए देंगे, तो बोलेंगे भाई मोदी का चेहरा देख के दे रहे हैं। अब मोदी का चेहरा देख करके क्या जमीन वापस आएगा? बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी का, हम लोग इसको नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहाँ लोकल एमपी को नहीं देख के दे रहे हैं। अब गिरिडीह बोलेगा चंद्रकांत चौधरी को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मोदी को देख के दे रहे हैं। तो भाई ये जमीन आपका वापस आएगा, इसके लिए कौन लड़ेगा? आपका तो बीजेपी का एमपी लड़ नहीं रहा है, क्योंकि तब उसको वोट दिए नहीं। वो तो उसको पिछला जब से झारखंड अलग हुआ तो लोग 12 सीट तो हमेशा लाता है। 12 सीट में कभी लड़ा है? सब छोटा मुद्दा पे तो कभी लड़ता ही नहीं है, बोलता है नहीं छोटा मुद्दा है, हम तो देश को देख के लड़ना है, देख वोट आप लोग दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सीसीएल के बारे में, कि सीसीएल का मतलब कि थोड़ा सा बहुत लोग को आइडिया है, लेकिन फिर भी जो लोग को नहीं आइडिया उसको थोड़ा सा कुछ डेटा के साथ में बताते हैं। सीसीएल क्या है? देखिए, मोटा मोटी सीसीएल में कौन कौन, नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, वेस्ट बोकारो, रामगढ़, ईस्ट बोकारो, गिरिडीह, 6 ठो मेजर एरिया है जहां पर कोयला निकलता है सीसीएल की तरफ से। तो सीसीएल और झारखंड में सीसीएल है, बीसीसीएल है, और ईसीएल है, और सीएमपीडीआई है। इतना झारखंड में है। तो इसमें सीसीएल का सबसे बड़ा वो है, उसका और भी बात करते हैं। सीसीएल पिछले 5 साल में 17 से 2022 तक लगभग 50 से 60 गांव, मतलब ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज, बोकारो, रामगढ़, गिरी के बराबर जमीन का अधिग्रहण किया है। मतलब इतना गांव पिछले 5 साल में, उतना गांव 50 से 60 गांव के बराबर वो जमीन एक्वायर कर लिया। किससे एक्वायर कर लिया है? लोगों से, आम लोगों से, मतलब यहाँ का जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं उनका जमीन ले लिया है। बहुत पुराना कहानी नहीं है ये, अभी 17 से 22 का बात बोल रहे हैं, 2000। उसके पहले का रिकॉर्ड क्या है, कुछ आंकड़ा हम लोग डिटेल में इसके, ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, PIB, दिल्ली, 5 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ था, उससे अलग डेटा निकाले थे। क्या है कि 2021-22 में 166 एकड़ जमीन लोग लिया है इस पीरियड में, 2017 से 22 में, जिसको टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड बाय सीसीएल करीब 73,967 हेक्टेयर, जिसको कन्वर्ट किए हैं एकड़ में तो 1,82,776 एकड़ जो जमीन है, ये इतना जमीन लोग इस पीरियड में एक्वायर किया है। तो इसका रफ एस्टिमेट हम लोग जो निकाले हैं कि एक रूरल एरिया, विलेज में करीब 10 से 20 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया होता है गांव में, कहीं 10 किलोमीटर का एरिया होता है, कहीं 20 किलोमीटर। इसको एवरेज निकालने से कितना निकलता है? 50 से 60 गांव जो डिस्प्लेस हो गया इतना। और ये अभी हाल फिलहाल का बात है, जबकि सीसीएल का, कोल इंडिया का स्थापना हुआ 1975 में। तो 1975 से अगर हिसाब करेंगे तो लगभग 40 साल हो गया, इस 2017 तक, यहाँ तक 40 साल। इस 40 साल में अगर 5 साल के में अगर जब इतना ले लेता है 91, तो करीब 5 साल में इतना करोड़, तो 40 साल में कितना हो जाएगा? इतना करोड़ रुपया का, इतना करोड़ रुपया का जमीन वो लोग ले चुका है। अब कैसे उतना करोड़ का आया, उसका हिसाब किताब नीचे बाद में बात करते हैं। ये क्या है? टेलीग्राफ निकाला। टू बिगिन विद प्राइस ऑफ थानी लैंड। ये क्या है ना
कि ये जो अमाउंट निकाले हैं, ये अमाउंट का कैलकुलेशन कौन हिसाब से किए हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार क्या किया, एक टेलीग्राफ में 11 अप्रैल 2024 को झारखंड सरकार एक रेट डिसाइड किया था। कहाँ का? देवघर का डिस्ट्रिक्ट, देवघर डिस्ट्रिक्ट में एक रेट डिसाइड किया था, जो कि संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कि ये रेट है। इस रेट में क्या है कि जो धानी लैंड है 12,27,000 पर एकड़ मिलना चाहिए, और जो एक कैटेगरी धानी 1 और सेकेंड कैटेगरी का क्या है 9,20,000, और इसमें 6,13,000। तो जो मिनिमम रेट है 7,000, तो जो मिनिमम रेट है 5 लाख करके हिसाब है। ये जो कैलकुलेशन किए हैं 5 लाख के हिसाब से, जो कि यहाँ 5 लाख से सब ऊपर है। तो 5 लाख पर एकड़ का हिसाब से अगर हम रेट तय करेंगे तो आज के डेट में लगभग 5100 करोड़ रुपया, 9100 करोड़, 9,100 करोड़ रुपया का जमीन इस पीरियड में सीसीएल ले लिया है। अगर पूरा 2000 जब से कोल इंडिया बना तब से अगर हिसाब करेंगे तो लगभग 72,800 करोड़ रुपया का जमीन आज के डेट में उसका वैल्यूएशन होता है। ये जमीन का वैल्यूएशन आज के डेट में अगर नहीं लेता तो आज के डेट में ये वैल्यूएशन में जमीन रहता। तो इसमें अब जमीन का, चूंकि जमीन अधिग्रहण से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि अडानी पावर को करीब 175 एकड़ जमीन, ये 2017 का रिपोर्ट है, 175 एकड़ जमीन उसको मिला है। जबकि उस 970 एकड़ जमीन में सरकार जो है कि एक रिपोर्ट आया था जिसमें कि मुख्य सचिव राजबल्लभ वर्मा कुछ जमीन का कागज उसको दी 175 एकड़ का, और उसका 970 एकड़ जमीन अभी अडानी ग्रुप अभी लिया है। लेकिन अडानी ग्रुप का जब अभी देखेंगे कि अडानी ग्रुप जो जमीन ले करके वो कर क्या रहा है, एक पावर प्लांट बना रहा है। उस पावर प्लांट में 1600 मेगावाट बिजली आएगा, लेकिन वो बिजली कहाँ जाएगा? वो बिजली जाएगा बांग्लादेश। वो बिजली झारखंड को नहीं मिलेगा। जमीन हमारा, लेकिन बिजली बाहर में। और इस जमीन में देखिए, इस जमीन को लेने के लिए अभी आदिवासी लोग और जो कि यहाँ का, अभी जैसे मान लीजिए कि जो इसमें लिखा हुआ बीबीसी न्यूज है, यहाँ का हम लोग का बीबीसी न्यूज में क्या है, लुखुमोई मुर्मू ने बीबीसी से कहा हमारे पावर प्लांट की जमीन नहीं दी है। मतलब ये बोल रही है कि हम पावर प्लांट के लिए जमीन नहीं दिए हैं, फिर जाने कैसे मेरी जमीन का अधिग्रहण हो गया। मतलब इसको पता ही नहीं है और जमीन इसका अधिग्रहण हो गया है। 31 अगस्त को अडानी कंपनी के लोग सैकड़ों पुलिस वाले और 78 के साथ मेरे गांव आए और मेरे खेत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी और बुलडोजर चलाकर सरे गए और मैंने उसका पैर पकड़ा। फसल नहीं उजाड़ने की मिन्नत की, लेकिन वे अंग्रेजों की तरह दमन पर उतारू थे। बताइए, मतलब ये लेडी जो है लुखुमोई मुर्मू को जबरदस्ती करके, वहां का जो अडानी ग्रुप का आदमी आया और जबरदस्ती करके इनका जमीन छीन लिया, इनका फसल को भी सब ताश नश कर दिया, सब चीज करके देख ली। ये अंग्रेज से भी बुरा हालत ये लोग का हालत है। बताइए, तो किसका हो रहा है? आदिवासी का हो रहा है। अब बताइए, इस आंदोलन में जो जयराम जी और AJB केसर जो मुद्दा उठा रहा है, ये कोई खाली बहुत लोग बोलता है कि नहीं महतो का पार्टी है तो महतो लोग के लिए ये मुद्दा, इसमें कौन लोग हैं? देखिए, इसी अडानी ग्रुप में एक और भी हैं जो कि और भी एक, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, एक इंडिया सस्पेंड, एक न्यूज चैनल है, इसमें आया था कि 16 ग्रामीण हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में केस हुआ है जिसमें कि संथाल, आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़ी जाति के समुदाय हैं, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक, किसान, ये लोग 16 लोग मिल करके केस किए हैं। वो कौन 16 लोग हैं? जो कि संथाली लोग हैं, आदिवासी है और दलित है, पिछड़ी जाति है, ये लोग मिलकर केस किया है। तो जनसत्ता में देखिए क्या निकला है। रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी को जमीन देने के लिए झारखंड सरकार तोड़े नियम। मतलब झारखंड सरकार नियम तोड़ के अडानी को जमीन दे रहा है। मतलब सरकार का इतना इंटरेस्ट है। गांव से लोगों से बात नहीं करके, उसी प्रकार देखिए इसमें लिखा है, याचिकाकर्ता में गंगटा के संथाली किसान सूर्य नारायण हेम्ब्रम भी 2018 में विरोध किया था। तो उनके खिलाफ क्या किया? आपराधिक मामला दर्ज कर दिया, क्योंकि वो विरोध कर रहा था जमीन नहीं देने के लिए। तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो गया। सूर्य नारायण हेम्ब्रम, ये भी एक संथाल है। तो ये जो मुद्दा है, उसी तरह झारखंड NTPC स्कैम, NTPC में भी जमीन जिसमें घोटाला हुआ, जिसमें ईडी ने हाईकोर्ट में कहा ये 3000 करोड़ का घोटाला है। NTPC वाला हजारीबाग का है। अब बताइए कि यहाँ जो मुद्दा है, ये मुद्दा खाली इस मूलवासी का नहीं है, ये आदिवासियों का, संथाली लोग का भी है, जिसमें कि हेमंत सोरेन खुद संथाल है
और उनका सरकार चलता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जयराम या हम लोग का पार्टी, हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दा पे इसको चुनावी मुद्दा बनाएं, ताकि सबों को मिल करके इसमें लड़ना है। ये कोई एक का बस का बात नहीं है, सबको मिल करके इसमें लड़ना होगा। अब है कि अगर अब जो हम लोग जैसे बोले रिजर्वेशन होना चाहिए स्थानीय, तो इसका डेफिनेशन नीति नहीं है। नीति अभी तक देखिए स्थानीय विस्थापन, नियोजन, पुनर्वास, कोई नीति नहीं है। और जो नीति है वो फेलियर नीति है। स्थानीय नीति रघुवर दास बनाया, फेल हो गया है कि उसको 1985 को मान बेस आधार बना के बना दिए हैं, जो कि सही सरासर गलत है। 32 खतियान जब हमारे लोग पुराने जो 50-100 साल से या 1000-12,000 जो आदिवासी जो हैं 15,000 साल, अभी कोई बताते 50,000 साल, तो उतना तो उसके लिए तो नीति उसी हिसाब से होना चाहिए ना। या स्थानीय नीति बनना चाहिए, विस्थापन के लिए, पुनर्वास मुआवजा के लिए बात होना चाहिए, नियोजन की बात होना चाहिए, ये सब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बात कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसको चुनावी मुद्दा बनाना। अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो कि तो उनको सोचना चाहिए कि भाई जब हमारा राज बन गया 20-22 साल 24 साल होने जा रहा है, अब इस 24 साल से पहले भी झारखंड के लिए आंदोलन हुआ, लड़ाई हुआ, जो कि झारखंड अलग बना। झारखंड अलग क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि सोच ये था कि झारखंड से पहले जो बिहार है, बिहार सरकार हम लोगों को शोषित करता है, बिहार के लोग सरकार शोषित करता है, लोग तो जो है बिहार के सरकार शोषित करता है। अगर झारखंड अलग राज्य बनेगा तो हम लोग अपना सरकार होगा, और अपना सरकार में हम लोग कम से कम ये सब चीज़ के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज 24 साल के बाद भी हम लोग को बेसिक जो विस्थापन हो रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, नियोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पुनर्वास नहीं मिल रहा उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, आज भी वही है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हम लोग जेबी केसेस में हम लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है कि पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, एक हम लोगों के पास मुद्दा है कि हमारा इतना लोग 70 से 80 लाख लोग पलायन करते हैं, झारखंड से बाहर जाते हैं। कोई तमिलनाडु जाता है, कोई केरल जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर रोजगार है और हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, तो उधर काम करने जाता है। हमारे इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत डेटा के साथ, आंकड़ा के साथ में ये लिंक में आपको मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर लिंक देखिएगा, उसमें वीडियो में वाला है। अब हम कुछ मुद्दा और है जिसमें यहाँ डिस्कस नहीं कि आपका विचार जानना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि ये सब मुद्दा भी होना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा अभी एक बड़ा मुद्दा है जो कि 12,000 करोड़ का करीब एक चुनावी चंदा घोटाला है, जो कि कांग्रेस का अभी जो आया है मुद्दा, जो अभी वो लोग न्याय जो 7 न्याय से बता रहे हैं, उसमें कहीं नहीं है कि भाई जो पैसा से लोग चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। क्योंकि आज के डेट में हमारे गांव में लोग दारू, हड़िया, पैसा और इस पर वोट देते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा तो भाई एक एक MP जो लड़ता है चुनाव, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ये लोग 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ तक खर्चा करता है। कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है। ये देखिए, अब ये बहुत बड़ा इसका, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग न्यूज़ देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है जिसमें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है कि आप कैसे किस तरीका से दबा करके ED CBI का दफाई दिखा करके किसी को और तरीका से किसी को काम दिला करके पैसा लोग ले रहा है। बीजेपी को भी मिला है, कांग्रेस को मिला है, सब बहुत को मिला है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें मिला है। लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको मिलकर आपस में कि भाई पैसा आएगा, पैसा बांटना है, बांट करके वोट लेना है, वोट करके फिर उसके बाद भूल जाना है। तो इसीलिए तो एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका राय जरूरत है। जमीन खनन घोटाला अभी JMM का हुआ है, ये भी कोई मुद्दा नहीं बना है, इसको मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 7 सालों में 11 लाख करोड़ के लोन माफ किया गया है। किसका माफ हुआ है? जो लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी अडानी से लेकर कुछ लोग बाहर विदेश भाग गया, कुछ लोग, उन लोग का भी लोन माफ हुआ है। उसके अलावा एक मुद्दा था कि अभी कुछ दिन पहले आया था कि पुलिस कोई है प्रभारी लक्ष्मीकांत सदर थाना, रांची सदर थाना का, वो आदिवासी के साथ गाली गलौज कर दिए, उसके लिए आंदोलन हुआ था। ये भी एक मुद्दा है। एक बहुत बड़ा वीडियो अभी बहुत पॉपुलर हुआ है यूट्यूब में, ध्रुव राठी का नाम है, बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप, इज इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप। इसका मतलब ये होता है कि क्या इंडिया जो है ये अब डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप तरफ जा रहा है? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि अब राजतंत्र जैसा, मतलब जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है कि मन किया हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, वो हो गया तो केजरीवाल को अंदर कर दिया,
कोई ज़्यादा कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर ईडी छोड़ दो, उसके ऊपर सीबीआई छोड़ दो, उसके ऊपर अगर मान लीजिए बीजेपी में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई तो इधर डिक्टेटरशिप हो रहा है। तो अगर फुल मेजोरिटी आएगा अगला बार बीजेपी को तो उससे ज़्यादा होगा, अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, उससे ज़्यादा होगा। तो जो जैसे बोलने का राइट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अभी जो बहुत सारा जो ये लोग है जो पत्रकारिता करता है वो लोग को बोलने का राइट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई कीजिए, तो हम लोग इसको मुद्दा को फिर सोचेंगे क्या होना चाहिए। इसके लिए थैंक यू, सबको धन्यवाद।